हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। अगर विपक्ष के हम विधायकों की बात करें तो सत्ता पक्ष से कहीं न कहीं उनसे सवाल पूछे गए और फिलहाल हमारे साथ जो है वो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी है। और निर्दलीय विधायक की बजाय अगर मैं इकलौते निर्दलीय विधायक कहूँ तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम बाकी निर्दलीय विधायकों की बात करें तो कहीं न कहीं उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा है। कुंडू साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कुंडू साहब, अगर हम शीतकालीन सत्र की बात करें, आपकी तरफ से भी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, चाहे हम सीईटी की बात करें, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानी का मुद्दा था, आपके वहाँ पानी की जल भराव की बहुत समस्या थी हल्के की। जो सेशन रहा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सेशन कल का हाउस बहुत एक जो प्रॉपर वे में जो होता है, हमने सब ने अपने मुद्दे, अपने हल्के के मुद्दे भी उठाए और जो प्रदेश के युवाओं से जुड़े, आज बेरोजगारी का जो है ना सबसे हॉट इशू है प्रदेश के अंदर। अभी भी मैं एक मुद्दे के ऊपर जो रणजीत सिंह से मिल के आया हूँ, जो रिक्रूटमेंट है बिजली बोर्ड के अंदर, जो एसडीओज वगैरह लगा रहे, जो टेक्निकल उसके लेक्चरर्स के लिए या वो ऑफिसर्स जो लगा रहे हैं, उसमें गेट के थ्रू ये लोग लेते हैं तो वहाँ पे 98% बच्चे, 95% बच्चे आउट ऑफ स्टेट के आ रहे हैं। हमारे बच्चे उसमें सेट ही नहीं हो रहे। इसी प्रकार से अनेकों मुद्दे हैं जो रोज़गार से रिलेटेड थे। कौशल रोजगार निगम एक बहुत बड़ा इशू और एक बैकडोर एंट्री से जो है ना भर्तियाँ करने का जो है ना, वो भी कच्ची भर्तियाँ, कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा शोषण उसको हम कह सकते हैं। कल आपने देखा होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरी तरफ से भी था, किरण चौधरी की तरफ से भी था, कांग्रेस की तरफ से भी था। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा बाद में उसका जवाब भी दिया और बड़े उसको उत्तम व्यवस्था बताने का भी काम किया, लेकिन हकीकत में कुछ और है। समय के अभाव की वजह से जो मेरे मन में, जो मेरे पास जो इशू थे, जो तथ्य थे, वो मैं पूरे नहीं रख पाया, अधूरा ही बोल पाया था। तो लेकिन और सारे जो इश्यूज़ थे, मैंने करीबन 12-13 इशू उठाए थे जो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण इशू इस टाइम पे, जो त्रास दें कर्मचारी या हमारे युवा, चाहे पुलिस भर्ती की जो वेटिंग के लिए बैठे हैं उनका मुद्दा हो, आईआईटी इंस्ट्रक्टर का मुद्दा हो, वो 3 साल से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आज तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। वीएलडीए का मुद्दा हो या और अपने जेबीटी टीचर्स का मुद्दा हो, अनेकों मुद्दे थे जो कल इस मुद्दे पे चर्चा हुई। खिलाड़ियों का मुद्दा था जो उनको जो ना मुख्यमंत्री जी ने और संदीप सिंह के ट्वीट हैं जो भाई जो पहले जैसे उनको मिलता था 3% जो कोटा मिलता था महकमों में, सभी डिपार्टमेंट्स में, वो आगे दिया जाएगा और उसको ट्वीट करके उनको बधाइयाँ दे रखी हैं मुख्यमंत्री ने। लेकिन इनकी करनी और कथनी में सरकार का इतना फ़र्क है। अगर मात्र 3 विभागों के अंदर उनको जो है ना उस खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है और तीनों ऐसे हैं जहां पुलिस में उनकी एज निकल जाती है जब तक वो खिलाड़ी प्रॉपर उसमें होता है। एजुकेशन के अंदर वो क्वालिफाई इतने होते नहीं, एमए बीएड वगैरह स्टेट वगैरह कर रखे हो, और एक विभाग और हो जिसके उसमें तो ये एक फॉर्मलिटी पूरी कर रखी है, शर्फ दिखाने के लिए उनको दिया हुआ है मात्र 3 में वो, जबकि उनकी पहले कमिटमेंट थी कि सभी डिपार्टमेंट में उनको देंगे। तो जिस प्रकार से जो सरकार की करनी और कथनी, सरकार इस बात के लिए कतई चिंतित नहीं है कि प्रदेश के युवा को रोज़गार किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट दी जाए। इस बारे में मुझे नहीं लगता सरकार 1% भी सीरियस है इस मुद्दे पर। कुंडू साहब, आपने कौशल रोजगार निगम की बात करी, क्योंकि सदन में भी काफ़ी सारा हंगामा हुआ और आपने कहा जब सीएम ने जवाब दिया तो मुख्यमंत्री का कहना था कि विपक्ष के लोग इसलिए नाराज़ है क्योंकि हम जो कौशल रोजगार में जो भर्तियां कर रहे हैं पूर्ण रूप से पारदर्शिता तरीके से भर्तियां कर रहे हैं। पहले क्या होता था, खर्ची पर्ची या कुछ अपने लोग थे उनको एडजस्ट किया जाता था, इनके लोग उस तरीके से, उन पुरानी परंपराओं के तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए इनको दिक्कत है। मैंने कहा ना, मेरे पास तथ्य थे जो मैं बोल नहीं पाया, मुझे समय नहीं दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सदन में जो है ना मुख्यमंत्री जी ने कहा हम पूरी पारदर्शिता से और इनकम के आधार पर जो है ना अंत्योदय हर किसी को, गरीब से गरीब उसको लगाना। पीजीटी में नंबर 1 पे एक मिसेस गुप्ता हैं जो यहाँ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की नारायणगढ़ से हैं। उसकी फैमिली आईडी के अंदर जो उसकी इनकम है वो 35 लाख रुपए है पूरे परिवार की।
और उसको सबसे नंबर 1 पे सिलेक्शन किया हुआ है। ये है उनकी पारदर्शिता। मेरे वो लिस्ट के अंदर उनका नंबर, जो उसकी सोशल मीडिया से मैंने देखी, अभी पर्सनल आईडी जो है ये गुप्त होती है, हर कोई नहीं खोल सकता, लेकिन वो कैसे निकली सोशल मीडिया पे, उनकी परिवार की जो इनकम है वो 35 लाख रुपए, सबसे नंबर 1 पे उसका सिलेक्शन हो रखा है उसके अंदर। ये है इनकम की वो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कल मैं रखना चाह रहा था, जो नहीं बोल पाया। तो इसके अंदर चलो एनीवे कोई बात नहीं, सरकार कौशल रोजगार को कहती है कि हम टेम्परेरी जॉब दे रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि कोई बात नहीं, 1 साल के लिए आपने जॉब दे दी, 1 साल के लिए उनको रिक्रूटमेंट, तो सरकार 1 साल के बाद एश्योर करना चाहिए सरकार को कि जो ये रिक्त पद हैं उसको 1 साल के अंदर जो है ना परमानेंट भर्तियां करके हम उसको भरेंगे, और जो ये कौशल रोजगार से टेम्परेरी उनको हटा देंगे। ऐसा सरकारी कोई मंशा नहीं है, ना इस प्रकार की कोई प्रक्रिया सरकार कर रही है। तो कौशल रोजगार निगम जो है वो तो एक बहाना है इन युवाओं को कम तनख्वाह के अंदर यहाँ लगा कर एडजस्ट करके परमानेंट नौकरियां ना निकालने का एक, ये सरकार की ठेकेदारी प्रथा होगी। पहले ये लागू इसलिए किया था, जो ठेकेदारी प्रथा थी उसमें शोषण होता था, अब ये सरकार की ठेकेदारी प्रथा होगी। बैकडोर एंट्री, अपने चहेतों को इसके अंदर एडजस्ट करना, ये एक सरेआम खेल हो गया है। और मैं तो ये कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज मंगाओ ना लिस्ट, क्या एक हल्के के अंदर, मेरे रोहतक के अंदर 4 हल्के हैं, मात्र 1 हल्का है, 90% लोग एक हल्के से लगा रखे हैं वहाँ पे। यानी ये बहुत बड़ा खेल है अपने लोगों को, चहेतों को एडजस्ट करने का, और उसमें कोई क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया झूठे और फ्रॉड हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पूर्ण साहब, एक आपने, क्योंकि हम पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, नए सरपंच चुनकर आए हरियाणा में, सरपंचों का मुद्दा आपने उठाया, ना कि आपका साथ बाकी विधायकों ने दिया और आपका समर्थन भी किया उन विधायकों ने। आपने कहीं ना कहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को सदन में घेरा और कहीं ना कहीं आपके तेवर जो है वो काफ़ी गर्म नजर आए, काफ़ी आक्रामक नजर आए। आपका कहना था कि आप सरपंचों को चोर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो इस महकमे में सामने आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस विधायक की बात करें मामन खान, उन्होंने भी एक मामला उठाया कि कुछ भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे और खुद मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो जो सरपंचों की पावर बढ़ाने का मामला है, सरकार जहां कह रही है कि हम गांव का विकास कैसे हो इसलिए टेंडिंग लेके आए, तमाम तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका विरोध हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो हैरान हूँ, आप खुद बता रहे हैं परसों मामन खान ने मुद्दा उठाया, उसमें पंचायत मंत्री, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, मेरे बहुत क्लोज फैमिली रिलेशन हैं, लेकिन ये मुद्दा उनका नहीं, सरकार से जो हम उसको जवाब मांगने का है, उनके साथ व्यक्तिगत नहीं है ये। तो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायत विभाग के अंदर घोटाले हुए हैं। पंचायत विभाग के अंदर हमारे पास वो डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं है विभाग के पास में। क्या ये डायरेक्ट वे में उनके नेता जो इनसे पहले पंचायत मंत्री थे दुष्यंत चौटाला पर डायरेक्ट कटा, वो है उनका आरोप है कि उनके टाइम में घोटाले होते रहे, ऐसा काम होता रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने अपने आप। दूसरी बात, जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं घोटाले हुए हैं, इसका मतलब गठबंधन सरकार के जो मंत्री रहे हैं, गठबंधन सरकार, वो कैपेबल नहीं है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या, या उनको वो करवाने में उनका खुद का हाथ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने अपने आप पंचायत मंत्री ने खड़ा कर दिया। पिछलों को तो वो सही बता रहे हैं, आगे नए जो पंचायत 2.25 साल बाद डिले, इतने इंतज़ार के बाद में पंचायत के मुखिया चुन के आए हैं, अब उनको चोर का उपाधि देकर जो है ना, अब प्रक्रिया बदलने का, टेंडर प्रोसेस करने की बात करें, टेंडर प्रोसेस में कोई काम करने में मिनिमम 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। वो एस्टिमेट बनना, उसको अप्रूव करना, फिर टेंडर लगना, फिर उसके अंदर उसको वो टेंडर आना, फिर उसको रेट अप्रूव करना, फिर काम शुरू कराना। हमारे डी प्लान का पैसा आता जो इमीडिएटली ख़त्म करना होता, हमारे को टाइम बाउंड पैसा होता 2 महीने के अंदर, कैसे उसको वो लगा लेंगे? तो ये प्रक्रिया कोई नहीं है। आपको लगता है गलत है, आप मान रहे हो, तो अपने अधिकारियों को, अपनी निगरानी टीम को, अपनी क्वालिटी कंट्रोल टीम को आप सक्षम कीजिए, उसमें पूरा सिस्टम डेवलप कीजिए, उससे कराइए। इस प्रकार से आपके पास सिस्टम है नहीं कंट्रोल का, उसको छुपाने के लिए आप जो ना सरपंचों को चोर बताकर इस प्रकार की प्रक्रिया, ये उचित नहीं है। सरपंचों का मुद्दा आपने काफ़ी गर्मजोशी से उठाया और आपके साथ साथ कांग्रेस के विधायकों ने भी उठाया, आपका समर्थन किया उन्होंने। लेकिन जब मैं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से बातचीत कर रहा था, हमने कहा कि लगातार आप जो इंटरेक्टिंग कर रहे हैं या फिर 2 लाख तक का इनका कहने की पावर रोक दी गई है, सारा आपका विरोध है। उनका कहना था कि कुछ विपक्ष के लोग
कुछ कहीं ना कहीं उनको बुला रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आपके थोड़ी देर बाद ही जेजेपी के ही विधायक हैं जोगीराम सिहाग, बरवाला से विधायक है, उन्होंने फिर पूरा विस्तार से इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो ये योजना है मैं इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हूँ, इसको सही नहीं मानता, और जो सरपंचों की पावर 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के कोटे के मंत्री हैं, उन्हीं के विधायक, उनकी बात से सहमत नहीं है। कैसे देखते हैं आप? वो तो उनका, मैंने कहा ना, क्या वो अपने उसके ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने घोटाले कराए हैं, ये उनको देखना चाहिए। इस प्रकार का सरपंचों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करके उनको चोर ना बताकर उनके साथ समन्वय बनाकर बैठ के, और प्रदेश का विकास पहले ही 2 साल लेट हो चुका है पंचायतें ना होने की वजह से, उसको आगे डिले ना करते हुए उनको बीच का रास्ता निकालकर सरपंचों के साथ एक बीच के रास्ते के साथ में विकास कार्यों को करवाना चाहिए। मेरा तो यही है। वो कुंडू साहब, बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन्होंने कहा था कि हर साल जो है वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, और कहीं ना कहीं हम गठबंधन सरकार की बात करें तो 75% जो है प्राइवेट सेक्टर, उसमें रोजगार दिया जाएगा। हालांकि वो कोर्ट में मामला चल रहा है। फिर उसके तहत कौशल रोजगार निगम में एक व्यवस्था की गई कि हम रोजगार देंगे। लेकिन सीईटी की मुद्दा आपने उठाया, और तमाम की तमाम चीज़ें, या तो एग्जाम होते नहीं हैं, बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम होते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते। इस तरह के मुद्दे आप पहले भी उठाते रहे हैं। मुझे लगता है जो ये खबर छापी दी मीडिया ने, गलत छाप दी, उनके सुनने में फ़र्क रहा है। मेरा ये मानना है, ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी ने शायद ये कहा होगा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार को घटाने का काम करेंगे, जिसको वो करते आ रहे हैं। तो ये प्रदेश की सरकार, ये जो जिस प्रकार से रोजगार को कम करके हर व्यवस्था को, कल मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है कि हम पोस्टों को कम करेंगे। उन्होंने विधानसभा के अंदर इस बात को बोला है, आपने सुना होगा इस बात में। तो ये सरकार तो रोजगार को ख़त्म करने वाली सरकार है, रोजगार देने वाली सरकार है नहीं। तो इसके लिए तो लोगों को अब जो मन बना चुके हैं, युवा हताश, निराश और परेशान है, और वो इतने गुस्से में बैठा है, वो इंतज़ार कर रहा है कब चुनाव आए, और वो चुनाव के अंदर अपना जो है ना, उस गुस्से का इजहार वोट की चोट पे करेगा। और आप देखना आने वाले समय के अंदर जब ये चुनाव होंगे, उसमें इन भाजपा की सरकारों का, इनके नेताओं का क्या असर होने वाला है। कुंडू साहब, एक आपने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो बड़ा जोर शोर से उठाया था, और मैंने भी देखा था बहुत सारे लोग आपसे कुछ दिन पहले रोहतक में मिलकर गए थे कि कुंडू साहब आप हमारी आवाज़ उठाइए। हम हिमाचल की बात करें, वहाँ भी कहने की कांग्रेस ने दावा किया था, और फिर वो सत्ता में भी आए। हरियाणा में भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, कुंडू साहब कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र जो नाम है ना, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में किसी को अख्तियारात नहीं है कि वो कर्मचारी हैं, उसका निर्णय वो करेंगे वो पेंशन कौन सी लेना चाहेंगे। तानाशाही तरीके से उनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम को थोपना वो गलत था। चलो, सरकारों ने उसको लागू कर दिया। अब वो कर्मचारी वर्ग अगर उसको मना कर रहा है कि हमें वो नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, जिसको सरकार फ़ायदेमंद बता रही है उनके लिए, कर्मचारी के फ़ायदे में, अगर उनको फ़ायदा नहीं चाहिए तो उसके लिए अड़ियल रवैया क्यों अपना रखा है सरकारों ने। हमारे बाजू की स्टेट है, हिमाचल है, राजस्थान है, पंजाब है, इन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। तो हरियाणा प्रदेश को भी लागू करने में 1 मिनट भी देरी करने से पहले उसको लागू करके कर्मचारियों को दे देनी चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट है। पेंशन वो कौन सी लेना चाहते हैं ये उनसे पूछकर सरकार को कर देना चाहिए। ये रवैया गलत, हम नहीं वो देंगे, वो सही है। ये सही गलत कौन सी है? वो कर्मचारी जिसकी वो पेंशन है, जो पेंशन का हकदार है, उसको अख्तियारात हैं सही गलत का फैसला करने का, सरकार को नहीं। ये सिर्फ तानाशाही रवैया है, इसको बदल लेना चाहिए और कर्मचारियों के अनुरूप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू सरकार को कर देनी चाहिए। मैंने यही मुद्दा कल विधानसभा में उठाया है। कुंडू साहब, एक बात कर लेते किसानों की, क्योंकि आप लोग किसानों का मुद्दा लगातार उठाते भी रहते हैं समय समय पर। हाल ही में किसान आंदोलन, बहुत लंबा आंदोलन, देश का सबसे बड़ा आंदोलन चला, और फिर से शुरुआत है, क्योंकि किसान जो हैं, जो किसान नेता हैं, वो लगातार कहने की मीटिंगें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने घेराव का भी एक कार्यक्रम बनाया। 26 तारीख को फिर से उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है देश में, क्योंकि जो वादा सरकार ने किया था और जिस वादे के भरोसे किसानों ने अपना आंदोलन ख़त्म किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वादे सरकार ने किए थे किसानों के साथ में, हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मेरा ये भी मुद्दा था जिसकी समय के अभाव की वजह से मैं उठा नहीं पाया हूँ,
आज अगर मुझे समय मिला तो आज मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। जितने केसेस किसानों पे हुए थे उनको वापस करने का सरकार ने वादा किया था कि हम ये सारे किसानों पे लगे केस वापस ले लेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। टोटल बरगलाने के अलावा किसानों के साथ में कोई वो काम नहीं किया है। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं सरकार की मंशा किसान के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसी के रोष में दोबारा से किसान जो सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं, किसान नेता बार बार मीटिंग कर रहे हैं उस बात को सरकार करने के लिए, और ये सरकार को इस बात को सोचते हुए अपने वादे के अनुसार उस काम जो वादे थे उनको पूरा करने का काम करना चाहिए। एक कुंडू साहब, महम की बात कर लेते हैं क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है। महम के भी आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए और आपने कहा कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाया कि समान काम समान विकास, ये बात करते हैं चाहे विपक्ष का विधायक हो या किसी भी पार्टी का विधायक हो, हम बराबर विकास करेंगे और एक सीमित जो राशि है वो भी दी जाती है। आपने कहा कि जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों की हालत ख़राब है, जो साफ़ है वो पीने का पानी नहीं है, स्कूल की कॉलेज की, इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं आपने उठाई। बिल्कुल, ये सबका साथ सबका विकास की जो बातें हैं ये महज एक जुमला है। मेरे को 3 साल 1 महीना हो गया है, 1 महीना से ज़्यादा 2 महीने हो गए हैं आज, 2-3 साल 2 महीने मुझे विधायक बने हुए हो गए हैं, और अब तक जितने सेशन हुए हैं हर सेशन में मैंने जो है ना 3.25 साल के करीब मैं अपने ये विधानसभा के इशूज़ उठा, चाहे वो जल भराव का है, चाहे वो मेरे हॉस्पिटल का है, चाहे गर्ल्स कॉलेज का है, जो पानी की पीने के पानी का जो गंद पी रहे हैं उसकी समस्या है, मेरे महम में सीवर की है, सड़कों का मुद्दा है, अस्पतालों का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है, और जितने मुद्दे थे मैंने सारे मुद्दे, ऐसा कोई इशू नहीं जो मैंने आज तक नहीं उठाया हो, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक किताबी बातें यहाँ विधानसभा में झूठे आश्वासन के अलावा धरातल पे कुछ नहीं है। एक कुंडू साहब, अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आप महम से विधायक है, अगर रोहतक की बात करें क्योंकि उसके आसपास के इलाके के लोग वहाँ आपसे मिलने आते हैं, हालांकि आप समाज सेवी के तौर पे सबका साथ भी देते हैं और जितना आपसे बन पाता प्रयास करते हैं कि किसी की दुखी के जाके उसकी सहायता करें। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, उनके खिलाफ आपने एक पूरा का पूरा कहीं न कहीं ब्यौरा दिया भ्रष्टाचार का, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई, वो पुराना वाकया है। लेकिन आपने इसी बात पर कि सरकार जहां पारदर्शिता की बात करती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई, उसके बाद आपने समर्थन वापस लिया। लेकिन महम में भी बीजेपी के कुछ नेता हैं, आप समय समय पर जाकर कहीं न कहीं आपके आक्रामक मीडिया में आते रहते हैं, तो क्या कुछ मानते हैं? सरकार जहां, मुख्यमंत्री जहां कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के उस पर नीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी के नेता, गठबंधन के ही नेता, इस तरह की चीज़ें सामने आती है। देखो, इस बात को आज पूरा प्रदेश के लोग जान चुके हैं, और जीरो टॉलरेंस की जो बात है ना उसको आप मतलब गलत समझ रहे हो। ये जीरो टॉलरेंस का इनका मतलब हम जीरो लेवल तक जाएंगे भ्रष्टाचार करने के लिए। इनकी बातें का अर्थ 2 निकलते हैं, उसको एक को ये पूरा कर रहे हैं। पारदर्शिता का मतलब बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं होगी, उसके विपरीत आप उस चीज़ों को सोचो, उस काम को ये पूर्णतः ये सरकार और सरकार के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब की बार लोगों ने मन बन चुके हैं, ये त्रास्त और ऐसा हो चुके हैं, जिस प्रकार से एकदम से ये लोग आए थे ना, ये इसी प्रकार से इनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। ये आने वाले समय में लोग इस बात की जवाब देने वाले हैं। शुक्रिया कुंडू साहब, धन्यवाद। तो ये थे महम से निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू, जिन्होंने कहीं न कहीं शीतकालीन सत्र के दौरान जो है वो पूरे हरियाणा भर की समस्याओं की बात करें, या फिर जहां से विधायक है महम की वहां की इन्होंने कहीं न कहीं समस्या उठाई। और बलराज कुंडू का कहना है कि 3 साल से ज़्यादा इनको विधायक बने हुए हो गया, और जहां सरकार की तरफ से सबका विकास और सबका साथ सबका विकास कहीं न कहीं एक दावा है, मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा ये बात कही जाती है कि चाहे कोई भी विधायक हो, हम समान काम समान विकास करते हैं, बिना किसी भेदभाव के करते हैं। लेकिन बलराज कुंडू ने हमें बताया कि जो समस्या इन्होंने जब ये विधायक चुनकर आए थे तब उठाई थी, अब भी वो समस्याएं जो कि तो बरकरार है, कोई उनमें बदलाव नहीं आया है, और कहीं न कहीं लोग भी इन चीज़ों से काफ़ी गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है। हम चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों का आपने देखा, किसान फिर से कहीं न कहीं एक सुगबुगाहट चल रही पूरे देश में कि फिर से एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हो सकता है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आखिर सरकार जो लगातार दावे करती है और जो सत्ता पक्ष के अलावा जो विपक्ष के विधायक हैं, आखिर उनकी किन बातों को कितना महत्व देकर उनके कामों को
पूरा किया जाता रहा है। क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 का ये आखिरी सेशन था और कहीं न कहीं जिस प्रकार बजट की एक चर्चा होती है तो कहीं न कहीं ये वैसा साल भी था कि जिसमें जो काम सरकार को करवाने थे या फिर जो घोषणाएं की गई थी आखिर उन पर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, ये समय बताएगा कि आखिर सरकार कितना कुछ हिसाब किताब कितना ब्यौरा उनका ले पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।